You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति के एक ऐसे शख्स पर बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही कई कहानियां दिमाग में घूमने लगती हैं। अनंत कुमार सिंह। लोग उन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। काफी चर्चित और विवादास्पद नाम है बिहार की राजनीति में। हमारे सामने उनकी जिंदगी और सियासी सफर से जुड़े कई दस्तावेज हैं। उनकी पृष्ठभूमि, उनकी राजनीतिक एंट्री, उनसे जुड़े विवाद और हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका वो क्या कहते हैं उतार चढ़ाव वाला रिश्ता। और जनता के बीच उनकी छवि भी, वो भी काफी मिली जुली है। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से छानकर वो बातें निकालें जिनसे समझ आए कि अनंत सिंह बिहार की राजनीति में इतने प्रभावशाली और हाँ, विवादास्पद क्यों है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ये शख्स कभी साधु बनने की राह पर था? हाँ, ये बात वाकई में थोड़ी चौंकाने वाली है। उनके बाद के करियर को देखते हुए अनंत कुमार सिंह जन्म 1 जुलाई 1961 पटना जिले के बाढ़ इलाके के नदवा गांव में। बिहार के एक प्रभावशाली भूमिहार समुदाय से आते हैं, 4 भाइयों में सबसे छोटे। हाँ, और ये भूमिहार समुदाय वाला एंगल महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। बिहार की राजनीति में, खासकर उस दौर की राजनीति में, भूमिहार समुदाय का दबदबा हमेशा से रहा है और अनंत सिंह का उदय इसी सामाजिक समीकरण का हिस्सा है। सही कहा। तो उनकी जवानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो सांसारिक जीवन छोड़कर साधु बनने निकल पड़े थे। अयोध्या, हरिद्वार तक गए थे, ऐसा सुनने में आता है। कहते हैं साधुओं की टोली में भी रहे, पर वहाँ के कुछ झगड़ों से उनका मन उचट गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तभी खबर आई कि उनके सबसे बड़े भाई बिराची सिंह, हाँ, बिराची सिंह, उनकी हत्या हो गई है। और कहते हैं इस खबर ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। और यहीं से वो रास्ता पूरी तरह बदल गया। साधु बनने का इरादा छोड़ भाई की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। हाँ, एक रिपोर्ट में जिक्र है कि उन्होंने तय कर लिया था, अंजाम चाहे जो हो वो बदला लेकर रहेंगे। और यही वो पल था, एक निर्णायक मोड़, जिसने अनंत सिंह को उस रास्ते पर डाल दिया जिसने उन्हें बिहार के सबसे ताकतवर और कुछ लोगों के लिए डरावने बाहुबलियों में से एक बना दिया। बाहुबली, ये शब्द भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, मतलब ऐसे नेता जिनका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि बाहुबल और कानून के डर के बिना काम करने की छवि पर भी टिका होता है। अच्छा, तो अनंत सिंह के सियासी सफर को समझने के लिए उनके एक और बड़े भाई का जिक्र जरूरी है, दिलीप सिंह। हाँ, बड़े सरकार। 80 के दशक में दिलीप सिंह मोकामा में एक बड़ी ताकत थे। शुरू में कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। लेकिन राजनीति में जैसा होता है, रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। जब धीरज मंत्री बने तो कहा जाता है कि उन्होंने दिलीप सिंह को पटना बुलाकर अपमानित किया। वो कथित टिप्पणी कि दिन में मिलने मत आया करो, शाम को आना और चुपचाप आना, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से ताकत का प्रदर्शन था। और जाहिर है दिलीप सिंह ने इसे अपना अपमान समझा। बिल्कुल। और नतीजा ये कि 1990 में जनता दल के टिकट पर धीरज के खिलाफ ही चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। हाँ, और यहीं से मोकामा में सिंह परिवार के दबदबे की असल शुरुआत हुई, जो आज तक किसी न किसी रूप में कायम है। बताते हैं कि दिलीप सिंह पर हत्या, अपहरण के 40 से ज्यादा मामले थे। उस दौर की राजनीति ऐसी ही थी। कहा जाता था कि बूथ कैप्चरिंग, मतलब चुनाव के दौरान गैर कानूनी तरीकों से वोट डलवाने या मतदान केंद्रों पर कब्जा करने जैसी चीजें आम थीं, और दिलीप सिंह इसमें माहिर माने जाते थे। लेकिन 2000 में वो एक और बाहुबली सूरजभान सिंह से चुनाव हार गए। हाँ, और यहीं से दोनों परिवारों के बीच वो दुश्मनी शुरू हुई जो आज भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है। 2006 में दिलीप सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उनकी राजनीतिक विरासत आ गई अनंत सिंह के पास, जो तब तक अपने भाई के एक तरह से कहें तो सहायक की भूमिका में थे। ये बिहार की राजनीति में वंशवाद का एक क्लासिक उदाहरण नहीं है? बिल्कुल है। सत्ता और प्रभाव अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं, योग्यता या विचारधारा से ज्यादा। कई बार पारिवारिक पृष्ठभूमि मायने रखती है। तो 2005 में अनंत सिंह की औपचारिक एंट्री हुई राजनीति में। जी। जब नीतीश कुमार की जेडीयू ने उन्हें मोकामा से टिकट दिया। और यहीं से नीतीश कुमार के साथ उनका वो रिश्ता शुरू हुआ जो करीब 2 दशक तक बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरता रहा, कभी साथ कभी खिलाफ। सिंह ने 2005 के दोनों चुनाव जीते, फरवरी और अक्टूबर वाले भी। फिर 2010 का चुनाव भी जीता। हाँ, और यहाँ बिहार की राजनीति का एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है
है ना? कैसा विरोधाभास। देखिए, नीतीश कुमार सुशासन के वादे पर आए थे, राजनीति से अपराध खत्म करने की बात करते थे। हाँ, ये तो उनका मेन एजेंडा था। लेकिन सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए उन्हें अनंत सिंह जैसे बाहुबली की जरूरत पड़ी, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हाँ, ये बात तो है। ये एक तरह का लेन देन ही लगता है, नहीं? बिल्कुल, एक राजनीतिक जरूरत। नीतीश को मिला भूमिहार वोटों को एकजुट करने वाला एक मजबूत नेता और शायद बाहुबल का साथ। और अनंत सिंह को? उन्हें मिला राजनीतिक कवच और वैधता, सत्ता का संरक्षण। कहते हैं 2004 में जब नीतीश बाढ़ से लोकसभा लड़े थे, तब भी अनंत सिंह का समर्थन मांगा था उन्होंने। हाँ, ये बातें भी सामने आती हैं। एक स्थानीय इंजीनियर ने 2017 में एक शोधकर्ता से बड़ी अजीब बात कही थी। कहा, अनंत सिंह हत्यारा नहीं है, वो सिर्फ हत्या का प्रबंधन करता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत कुछ कहता है जमीनी हकीकत के बारे में, है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और सत्ता का गणित अक्सर घोषित सिद्धांतों पर भारी पड़ते हैं। सुशासन की परिभाषा भी शायद जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। फिर 2015 में कहानी ने पलटा खाया। हाँ, जब महागठबंधन बना, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। अनंत सिंह के लिए ये बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि लालू यादव उनके भाई दिलीप के पुराने सियासी दुश्मन थे, तो ये उन्हें व्यक्तिगत विश्वासघात जैसा लगा। अच्छा। नतीजा, अनंत सिंह ने जेडीयू छोड़ दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी, नीतीश कुमार मुझसे दूर होने का फैसला करते, उससे पहले मैंने उनसे दूरी बना ली। वजह थी लालू और नीतीश की 2015 की दोस्ती। और यहाँ उनकी अपनी ताकत का अंदाजा होता है। देखिए, 2015 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। हाँ, वो भी जेल से। और 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। कमाल है। ये साफ करता है कि उनका प्रभाव पार्टी से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत है। बिल्कुल, उनका अपना एक वोट बैंक, अपना एक दबदबा है मोकामा में। इसके बाद तो उनकी सियासी निष्ठा बदलती रही। हाँ, 2017 में जब नीतीश महागठबंधन से निकले तो अनंत आरजेडी के करीब आ गए। और 2020 में आरजेडी के टिकट पर फिर जीते। और फिर से जेल से ही। मतलब ये पैटर्न बन गया एक तरह से। हाँ, राजनीति में टिके रहने की कला शायद इसी को कहते हैं। फिर जून 2022 में वो AK-47 वाला मामला हुआ। हाँ, उसमें 10 साल की सजा हुई और विधायकी चली गई। उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी की टिकट पर जीत गईं। सीट परिवार में ही रही। देखा, दबदबा कायम रहा। लेकिन ड्रामा भी बाकी था। जनवरी 2024 में नीतीश फिर एनडीए में लौटे और तो नीलम देवी भी जेडीयू में शामिल हो गईं। अरे वाह, मतलब जिधर पति से दूरी बनी उधर पत्नी करीब आ गई। हाँ, ये राजनीतिक मजबूरियां और पारिवारिक दबदबा बनाए रखने की कवायद है शायद। बिल्कुल, निष्ठाएं अस्थायी नहीं होती, सत्ता समीकरण मायने रखता है। और फिर अगस्त 2024 में एक और बड़ा मोड़। पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले समेत दोनों आर्म्स केस में बरी कर दिया। ये कैसे हुआ? कोर्ट ने कहा कि छापे के वक्त वो जेल में थे और किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि उन्हें उन हथियारों की जानकारी थी। सबूतों का अभाव पाया गया। अच्छा। और बाहर आते ही क्या किया? 2025 चुनाव के लिए जेडीयू से मोकामा का पर्चा भर दिया। क्या बात है? उनका बयान भी बड़ा दिलचस्प था। कहा, अब बीवी पर भरोसा नहीं कर सकते किला बचाने के लिए। कमाल है। और 2024 लोकसभा चुनाव में भी एक सीन देखने को मिला था ना? हाँ, वो पैरोल वाला मामला। अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल मिली जेडीयू के ललन सिंह के लिए प्रचार करने को। और खुद नीतीश कुमार ने मंच से उनकी तारीफ की थी। हाँ, कहा हमारा पुराना रिश्ता है, सबके लिए काम किया है। मतलब घूम फिर कर कहानी वहीं आ गई। ये क्या दिखाता है? नीतीश कुमार का अनंत सिंह को फिर से अपनाना। यही कि बिहार की राजनीति में विचारधारा से ज्यादा जरूरी है सत्ता का समीकरण। व्यवहारिकता अक्सर उसूलों पर हावी हो जाती है। ये इस्तेमाल करो और फेंको और फिर जरूरत पड़ने पर वापस लाओ का खेल लगता है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब जरा उनके आपराधिक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी और गंभीर है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। 2025 के हल्फनामे में 28 मामले दर्ज हैं, पर कुछ दस्तावेज ये संख्या 52 तक बताते हैं। 52? हाँ, 2020 के हल्फनामे में 38 मामले थे, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे संगीन इल्जाम शामिल थे। 7 हत्या के, 11 हत्या के प्रयास के। और अब पहला मामला कब का बताया जाता है? पहला मामला तो 1979 का है, जब वो महज 18 साल के थे। यानी 4 दशक से ज्यादा का आपराधिक इतिहास। लेकिन इतने सालों में इतने मामलों के बावजूद सजा सिर्फ 2 केस में हुई।
एक 2015 वाला, एक 2019 वाला। और 2019 वाली सजा AK-47 केस भी बाद में हाई कोर्ट ने पलट दी। हाँ, तो मतलब इतने सारे गंभीर आरोप और सजा की दर इतनी कम, यह हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता? बिल्कुल लगाता है। ये न्याय व्यवस्था, राजनीतिक असर और शायद सबूतों के हेर फेर या गवाहों के मुकरने जैसी कई परतों की ओर इशारा करता है। सही बात है। कुछ बड़े विवाद जो ज्यादा सुर्खियों में रहे उन पे बात कर लेते हैं। हाँ जरूर। एक तो पुतुस यादव हत्याकांड था 2015 का। हाँ, ये काफी चर्चित हुआ था। बाढ़ से 4 लड़कों का अपहरण हुआ, उनमें से एक पुतुस यादव की हत्या कर दी गई। शव अनंत सिंह के गांव नदवा में मिला। उनके घर से खून लगे कपड़े भी बरामद हुए थे। और गिरफ्तारी? कहते हैं लालू यादव के दबाव के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय। फिर 2007 में एक पत्रकार पर हमला, कैमरे के सामने। ओह, क्यों? पत्रकार ने बलात्कार के आरोपों पर सवाल पूछ लिया था। बाद में खैर समझौता हो गया। अच्छा। और सबसे बड़ा मामला तो वही AK-47 वाला रहा 2019 का। हाँ, जिसकी वजह से विधाई की गई और फिर बरी भी हो गए। हुआ ये था कि 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को JDU के ललन सिंह के खिलाफ खड़ा कर दिया था मुंगेर से। अच्छा, सीधा नीतीश की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ? हाँ, चुनाव के बाद पटना पुलिस ने उनके पैतृक घर पर छापा मारा और वहाँ से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह बरामद हुए। और अनंत सिंह का क्या कहना था इस पर? वो फरार हो गए थे। फिर वीडियो जारी किया, कहा कि ये राजनीतिक साजिश है। ललन सिंह, मंत्री नीरज कुमार और उस वक्त की बाढ़ SP लिपि सिंह में मिलकर उनके घर में हथियार रखवाए हैं। उन्होंने पुलिस पर ही आरोप लगा दिया? हाँ, फिर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया, कहा मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। और इसी केस में पहले सजा हुई, फिर बरी हुए। बिल्कुल। ये सारे विवाद एक पैटर्न दिखाते हैं, अपराध, राजनीति और बदले की भावना का एक अजीब सा गालमेल। हाँ, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। अनंत सिंह का आरोप कि उन्हें फंसाया गया और दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई, ये सब बिहार की राजनीति की जटिल तस्वीर पेश करते हैं। IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन के साथ उनकी पुरानी अदावत भी इसी तनाव का एक उदाहरण है। अनंत सिंह की कहानी में एक और अहम किरदार है। कौन? सूरजभान सिंह, जिन्हें दादा कहा जाता है। हाँ, एक और भूमियार बाहुबली। और अनंत सिंह के पुराने प्रतिद्वंदी। हाँ, ये दुश्मनी कब शुरू हुई थी? ये 2000 में शुरू हुई, जब सूरजभान ने निर्दलीय लड़कर अनंत के भाई दिलीप सिंह को मोकामा सीट हरा दी थी। सिंह परिवार के लिए ये बड़ा झटका रहा होगा। मोकामा पर उनका कब्जा टूटा था 1990 के बाद पहली बार। बिल्कुल, तब से मोकामा इन 2 गुटों में बटा हुआ है, छोटे सरकार के समर्थक बनाम दादा के समर्थक। एक स्थानीय ने बड़ी सही बात कही थी, यहाँ चुनाव नहीं होता है, यहाँ बदला होता है। हाँ, और एक और ने कहा था, ये तो सांप और नेवले की लड़ाई है, हम तो बस देखते हैं किसकी जहर तेज है। क्या बात है। ये दिखाता है कि स्थानीय राजनीति कैसे व्यक्तिगत और सामुदायिक वफादारी पर चलती है। पार्टी लाइनें अक्सर पीछे छूट जाती हैं, खासकर भूमि और समुदाय के अंदर सत्ता का संघर्ष यहाँ खुलकर सामने आता है। और 2025 का चुनाव तो इस दुश्मनी का शायद सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। हाँ बिल्कुल। अनंत सिंह JDU से मैदान में है, तो उनके खिलाफ RJD ने किसे उतारा है? सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को। अरे वाह, मतलब 25 साल में पहली बार दोनों परिवार सीधे आमने सामने हैं चुनावी मैदान में। हाँ, इसे पर्यवेक्षक बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई कह रहे हैं। ये मुकाबला सिर्फ मोकामा सीट का नहीं होगा, ये इलाके में वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। देखना होगा क्या होता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा उनकी संपत्ति और लाइफस्टाइल की बात करें, वो भी काफी चर्चा में रहती है। हाँ, हलफनामे में क्या जानकारी है? 2025 के हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह की अपनी संपत्ति करीब 38 करोड़ रुपए है। अच्छा। और उनकी पत्नी नीलम देवी की संपत्ति करीब 63 करोड़ रुपए। यानी परिवार की कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। हाँ, इसमें कैश, बैंक बैलेंस, करोड़ों के बॉन्ड, शेयर, सोना, महंगी गाड़ियां, हाल ही में खरीदी 2 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर भी शामिल है, जमीनें, इमारतें, सब कुछ है। काफी संपत्ति है। हालांकि उनपे 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी दिखाया गया है। ये भी एक पहलू है। इतनी संपत्ति के मालिक हलफनामे में अपना पेशा क्या बताते हैं? किसान। ये भी उनकी छवि गढ़ने का एक तरीका हो सकता है, धरती पुत्र वाली इमेज। शायद। उनकी लाइफस्टाइल भी कम फिल्मी नहीं है। जैसे? सरकारी बंगले पर घोड़े पालते हैं, घुड़सवारी करते हैं। अच्छा। एक बार तो घोड़ा गाड़ी यानी बग्गी से विधानसभा पहुंच गए थे, सोचिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही अंदाज है। उनके घर पर मैरी नाम की एक हथिनी भी है,
जंजीरों में बंधी हुई। कहते हैं खुद खिलाते हैं उसे। गाय भैंसे भी है। मतलब जानवरों का शौक है। लगता तो है। पहनावा भी खास है, काला चश्मा, बड़ी मूछें, काउबॉय हैट, लेदर जैकेट, अक्सर सफेद कपड़े, हथियारबंद गार्ड हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, ये छवि तो है उनकी। किसी ने लिखा था अगर राजनीति में ना होते तो सिंह का फिल्मी खलनायक के रूप में एक वैकल्पिक करियर हो सकता था। ये सब उनकी छोटे सरकार वाली छवि को और पुख्ता करता है। एक रॉबिन हुड, एक बाहुबली, जो व्यवस्था से थोड़ा ऊपर नजर आता है। हाँ, उनकी छवि वाकई एक पहेली है। एक तरफ खूंखार अपराधी वाली छवि, दूसरी तरफ मसीहा वाली। बिल्कुल। समर्थकों के बीच उनकी रॉबिन हुड जैसी छवि है। हाँ। कहा जाता है कि वो मोकामा के लोगों की बहुत मदद करते हैं। किस तरह की मदद? जैसे मरीजों को पटना और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भर्ती कराना, दहेज के मामलों में लड़कियों के परिवारों की तरफ से दखल देना, शादी ब्याह या जरूरत पर पैसे देना। अच्छा। उनका घर एक तरह का जनता दरबार है जहां लोग अपने झगड़े सुलझाने आते हैं। भूमिहार हितों के रक्षक के तौर पर भी देखे जाते हैं। उनके भतीजे विश्वजीत सिंह ने कहा भी था, वो मोकामा के रॉबिन हुड हैं। ये मामले झूठे हैं। ये पैटर्न कई जगहों पर दिखता है भारत में। जहां सरकारी सिस्टम कमजोर या धीमा लगता है या लोगों की पहुंच से बाहर होता है, वहां ऐसे नेता जो फौरन न्याय या मदद देते हैं, चाहे उनका तरीका गैर कानूनी ही क्यों ना हो, उन्हें जबरदस्त स्थानीय समर्थन मिल जाता है। ये एक तरह का समानांतर सिस्टम बन जाता है। सही बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। बिल्कुल। आलोचक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें अपराध के प्रतीक के रूप में देखती हैं। दर्जनों मामले, डर पर आधारित नियंत्रण और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के आरोप। मंत्री नीरज कुमार ने कहा था, सब जानते हैं कि अनंत सिंह क्या हैं। हाँ, तो ये दो बिल्कुल विपरीत छवियां एक ही व्यक्ति की हैं। और एक और दिलचस्प बात है, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता, खासकर युवाओं के बीच। अच्छा, वो कैसे? उनके बेबाक बोलने के अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी, उनका वो निडर रवैया, इसके वीडियो लाखों व्यूज पाते हैं, मीम बनते हैं उनपे। एक रिपोर्ट के अनुसार जेनजी की भाषा में वो एक अनफिल्टर्ड नेता है, जो दिल में है वही जुबान पर है। ये आजकल युवाओं को अपील करता है। शायद वो बनावटीपन पसंद नहीं करते। शायद। तो इतने विवाद, इतने मामले, जेल यात्राएं, फिर भी लगातार 5 बार चुनाव जीतना 2005 से 2020 तक, ये क्या दिखाता है? यही कि मोकामा के बहुत से वोटरों के लिए उनका काम करवाने का तरीका, चाहे वो कैसा भी हो, उनके आपराधिक रिकॉर्ड पर भारी पड़ता है। जैसे किसी वोटर ने कहा था, वो बात मुझे याद आ रही है, विधायक जीतते हैं, हम जिताते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। चुनाव नहीं बदलता, सिर्फ जेल बदलती है। क्या लाइन है! ये दिखाता है कि शायद उनके लिए नतीजे मायने रखते हैं, प्रक्रिया नहीं। उन्हें लगता है कि अनंत सिंह ही उनका काम करवा सकते हैं, भले ही तरीका कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर अनंत कुमार सिंह की कहानी बिहार की राजनीति के कई विरोधाभासों को उजागर करती है। हाँ बिल्कुल। लोकतंत्र के पर्दे के पीछे अभी भी सामंती ताकतें मौजूद हैं। जाति चुनावी राजनीति में एक अहम मुद्रा है। और सिस्टम राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में या कम से कम अनंत सिंह जैसे मामलों में विफल दिखता है। और सत्ता की राजनीति में विचारधारा पर व्यावहारिकता कैसे हावी रहती है, ये भी साफ दिखता है। उनकी कहानी एक तपस्वी बनने की इच्छा रखने वाले से बदला लेने वाले भाई और फिर 5 बार के विधायक तक हमें कानून, व्यवस्था और सत्ता के बीच के जटिल, धुंधले रिश्तों की याद दिलाती है। बिल्कुल। और 2025 का चुनाव उनके लिए एक और कसौटी है। देखते हैं क्या होता है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। अनंत सिंह जैसे व्यक्तियों की लगातार चुनावी सफलता, उनके इतने व्यापक आपराधिक रिकॉर्ड और बदलती राजनीतिक निष्ठाओं के बावजूद ये मतदाताओं की पसंद और कुछ विशेष संदर्भों में लोकतांत्रिक जवाबदेही की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाती है? ये बहुत अहम सवाल है। या फिर अनंत सिंह और नीतीश कुमार जैसे स्थापित नेताओं के बीच संरक्षण, विश्वासघात और फिर पुनर्मिलन का ये जो चक्र चलता रहता है, ये औपचारिक राजनीतिक दलों से परे सत्ता की गहरी अलिखित संरचनाओं के बारे में क्या बताता है? ये दोनों ही सवाल बिहार की और शायद भारत की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। इन पर सोचना चाहिए। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।